नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज तो हद ही कर दी चीन ने, लेकिन चीन है हद तो करेगा। क्या है फिक्र, ये जानने की बहुत बड़ी जरूरत है, हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। भारत ने विश्व को बताया चांद पर ऑक्सीजन के सबूत। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन के सबूत मिले हैं। इसरो ने कहा यह बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। चांद के दक्षिण ध्रुव पर हाइड्रोजन की खोज जारी है, इसरो ने कहा है, और यह बहुत अनप्रेसिडेंटेड ब्रेक थ्रू है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, चांद पर आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम भी मिला है। इसरो ने कहा यह बहुत बड़ी खोज है। चांद पर एल्यूमिनियम और कैल्शियम भी मिला। इसरो ने कहा चांद पर मैंगनीज, सिलिकॉन भी पाया गया है। इसरो ने कहा है ये ब्रेक थ्रू फाइंडिंग्स हैं, यकीन मानिए। ब्रेकिंग रखिएगा राहुल, घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हुआ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, उज्ज्वला सिलेंडर पर 400 रुपए सब्सिडी। पीएम मोदी का ट्वीट, परिवार की बहनों का जीवन आसान होगा। नई कीमतें कल 30 अगस्त से लागू होंगी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बीजेपी शासित राज्यों ने फैसले का स्वागत किया है। सीएम योगी ने कहा ऐतिहासिक, अभिनंदनीय फैसला है ये। उत्तराखंड के सीएम बोले पीएम को धन्यवाद। एक और बड़ी खबर आ रही है, सिलेंडर की कीमतें घटने पर शुरू हुई सियासत। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बटने। ममता बनर्जी का पोस्ट, ये है इंडिया का दम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आई है, लालू यादव, तेजस्वी और राबड़ी मुंबई पहुंचे। 31 अगस्त को इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होंगे। बैठक की तैयारियों पर महाविकास अघाड़ी ने किया मंथन। चीन के विवादित नक्शे पर एमईए का जवाब। एमईए ने कहा चीन ने बेवजह के दावों का कोई आधार नहीं है। ऐसे विवादों से सीमा के मसले और उलझेंगे, एमईए ने कहा। इस सब के बीच में पंजाब के मोहाली एयरपोर्ट पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। जग्गू भगवानपुरिया गैंग का मेन शूटर अनिल गिरफ्तार हो गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दुकानों में काम करने वाले कर्मियों को देनी होगी दिहाड़ी। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने जारी किया आदेश। इस सब के बीच में आज कर्टन रेजर में क्या क्या है यह भी आपको बताना बहुत जरूरी है। सीधे देखिए कर्टन रेजर। ब्रेकिंग न्यूज में पहली खबर अब आपको जो बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज के बाद चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी कामयाबी। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, एपिक, हिस्टोरिक। रोवर प्रज्ञान ने चांद पर ऑक्सीजन की खोज कर ली है। हम पहले देश हैं जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल पर यह खोज निकाला है। दूसरी खबर, G20 से पहले जिनपिंग ने एक बार फिर धोखा दिया है। चीन की नक्शे वाली घात जरूर देखेगा आप। तीसरी खबर पाकिस्तान से है, फैसला आया, बुशरा आई लेकिन इमरान खान नहीं आए। 5 स्टार जेल से इमरान की रिहाई क्यों रुकी? चौथी खबर, कम हुआ भार, अब की बार पेट्रोल मुक्त कार। भारत में शुरू हुई एथनॉल कार वाली क्रांति, हम आपको दिखाएंगे। पांचवी खबर, राखी से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बहनों को तोहफा। 2024 चुनाव से पहले गैस सिलेंडर वाली गारंटी बताएंगे। इस सब के बीच में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चांद पर गए प्रज्ञान ने बड़ी खोज कर ली है। यह बहुत बड़ी खबर है। प्रज्ञान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन ढूंढ ली है। ऑक्सीजन ढूंढ ली है। भारत ने विश्व को बताया चांद पर ऑक्सीजन है। यह जानकारी अब से थोड़ी देर पहले इसरो ने दी है। इसरो ने बताया प्रज्ञान अब दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की तलाश में है। ऑक्सीजन के साथ साथ प्रज्ञान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, सिलिकॉन, टाइटेनियम, सल्फर के सबूत मिले हैं। यानी भारत वो देश बन गया है जिसने दुनिया को पहली बार बताया है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन के सबूत हैं। यानी अब इसकी तलाश होगी कि क्या चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जीवन के भी निशान हैं। भारत ने आज इतिहास रच दिया है, अंतरिक्ष क्रांति कर दी है। इसरो के वैज्ञानिकों ने आज दुनिया के बड़े बड़े अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। प्रज्ञान और विक्रम की यह कामयाबी है। यह कितनी बड़ी खोज है, यह कितना अनप्रेसिडेंटेड है, यह कितना अप्रत्याशित है। हम आज पूरे विश्व को बताएंगे कि चंद्रयान ने चांद पर क्या क्या खोजा है और इससे यकीन मानिए दक्षिणी ध्रुव पर जाने की वजह क्या थी। यह जानना कि क्या चांद पर जीवन है, क्या चांद पर कभी जीवन रहा होगा,
क्या चांद पर जीवन हो सकता है? चांद पर क्या क्या मिला यह देखिए। पहला सबूत ऑक्सीजन, दूसरा आयरन, तीसरा क्रोमियम, चौथा टाइटेनियम, पांचवा एल्यूमिनियम, छठा कैल्शियम। फिर उसके बाद ये सारे सबूत मिले हैं, ये अपने आप में अप्रत्याशित हैं। डॉक्टर मनीष पुरोहित, पूर्व इसरो वैज्ञानिक हमारे साथ हैं। पीयूष पांडे, जिनको आपने वहीं पर देखा था जब ये लिफ्ट ऑफ हुआ था। पीयूष, सबसे पहले बताइए, दिस इज एपिक, दिस इज हिस्टोरिक, ये अनप्रेसिडेंटेड है। बिल्कुल, ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो चंद्रयान-3 को एक तरह से मिली है। और अभी जो विश्लेषण सामने आए हैं उसमें ग्राफिक रूप से जो प्रारंभिक विश्लेषण है उसमें ये दिखाया गया है कि एल्युमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम की उपस्थिति का खुलासा हुआ है। और अभी जो इसरो की ओर से बताया गया है उसमें ये कहा गया है कि प्रारंभिक विश्लेषणों में ये स्थिति सामने आई है और इसमें आगे जो माप किए गए हैं उसमें मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी पता चलता है। हाइड्रोजन की मौजूदगी के संबंध में अभी गहन जांच जो है वो चल रही है। तो सीधे पीयूष, मैं आपको रोकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। लेकिन डॉक्टर मनीष पुरोहित, पूर्व इसरो वैज्ञानिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर मनीष, क्या जो आज की फाइंडिंग सामने आई हैं ये इंडिकेट कर रही हैं लाइफ ऑन मून को लेकर, चांद के ऊपर जीवन को लेकर, या तो कभी रहा होगा या कभी हो सकता है? देखिए, जो हमें चांद पर एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन मिला या और एलिमेंट्स मिले हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया ना इसका नाम है लिब्स, LIBS। तो क्या करा जाता है, लेजर से हाई एनर्जी को चांद की जो मिट्टी है उसके ऊपर मारा जाता है, उससे उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको कहते हैं अब्लेट किया जाता है। अब्लेट करके मतलब उनको हाई एनर्जी स्टेट में लाया जाता है जिससे कि वो एक प्लाज्मा की फॉर्म में आ जाए हाई एनर्जी स्टेट में। और फिर जब वो वापस अपनी मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जानना चाहता हूं। जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका उत्तर क्या होगा और दुनिया को इस रिसर्च से क्या मदद मिलेगी? देखिए, ये एक्सपेक्टेड है कि चांद की मिट्टी में ऑक्सीजन है, वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में है। तो जो अभी मिला है उसीलिए तो इसरो ने लिखा है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है कि चांद की जो मिट्टी है उसके अंदर ऑक्सीजन मिलना एक एक्सपेक्टेशन है। वो एलिमेंटल फॉर्म में है, कंपाउंड्स की फॉर्म में है, तो वो आयरन के साथ है, ऑक्साइड्स की फॉर्म में है। अगर मुझे सिर्फ ऑक्सीजन मिलता है, वो जो जीवन को चलाता है वो O2 ऑक्सीजन है, वो उसके लिए नहीं बोला गया, एलिमेंटल ऑक्सीजन के लिए बोला गया। यानी ये कंपाउंड्स के साथ मिला हुआ है। जब हमने इस पे एक्सपेरिमेंट किया तो हमें इसका भी सिग्नेचर मिला, जैसे कि हमें बाकी धातु मिली है, जैसे हमें आयरन भी मिला है, हमें सिलिकॉन भी मिला है, वैसे हमें ऑक्सीजन भी मिला है। तो ये एज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये अपोलो के टाइम पे भी पता करा जा चुका था कि चांद की मिट्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। एक हम है, यानी एक भारत है जो चांद पर अपने निशान छोड़ रहा है, और एक चीन है जिसके जहां पर कोई निशान नहीं है वहां पर जबरदस्ती निशान बना रहा है। चीन ने एक नक्शा जारी किया है और उस नक्शे पर पूरे अरुणाचल प्रदेश को भारत से काटकर चीन का हिस्सा बताया है। अरुणाचल ही नहीं, भारत का हिस्सा अक्साई चिन भी चीन के इस नक्शे का ही हिस्सा है। चीन ने यह हरकत तब की है जब G20 की बैठक में शामिल होने के लिए शी जिनपिंग भारत आने वाले थे। ये देखिए, इसे तस्वीर देखिए जरा। ये अपने बॉडीगार्ड्स को तो अपने पीछे नहीं ला सकते हैं, वो इनके साथ चलने के लिए पूरी तरह नाकाबिल है। हमारे अरुणाचल की तरफ देख रहे हैं। खैर, इससे ठीक पहले चीन ने विवादित नक्शा जारी करके भारत के साथ संबंधों को और खराब करने की कोशिश की है। कैसे, इसे समझने के लिए आपको नक्शे की विवादित बातें बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। चीन है कि मानता नहीं। चीन ने पूरे अरुणाचल और अक्साई चिन को अपना क्षेत्र बताया। भारत के हिस्से के अलावा ताइवान को भी अपने हिस्से में दिखाया है। इस नक्शे में 9 डैश लाइन पर भी दावा पेश किया गया है और इसी तरह से साउथ चाइना सी के एक बड़े हिस्से पर चीन ने दावा किया है। हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्या पता कल चीन बोल दे कि अमेरिका भी उसी का हिस्सा है। वैसे भी न्यूयॉर्क में आपने एक जमाने में अमेरिका के कुछ इलाकों में उनका पुलिस स्टेशन नामक कोई खबर तो सुनी होगी, लेकिन यह चीन है, ये कुछ भी कर सकता है, जो कि सब झूठ होता है। यह नक्शा चीन के मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ से जारी किया गया है, एक प्रोपेगेंडा नक्शा है। TV9 भारतवर्ष के लिए हमारे देश का नक्शा सम्मान की बात है, इसीलिए हम चीन के नक्शे का
खुलकर विरोध करते हैं। विरोध ही नहीं करते हैं, हम उसको तो मानते ही नहीं है। इट डजंट एग्जिस्ट फॉर अस। 24 अगस्त जगह दक्षिण अफ्रीका, मौका ब्रिक्स सम्मेलन का और इसकी साइडलाइन पर अप्रत्याशित मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की, जिसमें पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने एलएसी का मुद्दा उठाया। दोनों में अनसुलझे मुद्दों को लेकर बात हुई और बॉर्डर पर तनाव कम करने पर सहमति बनी। It was a conversation with President Xi Jinping, and as I said, on the sidelines of the BRICS summit, Prime Minister had interaction with other BRICS leaders, and in that conversation with President Xi Jinping, Prime Minister highlighted India's concerns at the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. इस मुलाकात और बातचीत के 4 दिन बाद क्या हुआ? तारीख 28 अगस्त, जगह चीन का झिजियांग प्रांत, मौका नेशनल मैपिंग अवेयरनेस वीक का। और इस मौके पर मौका परस्त जिनपिंग सरकार ने स्टैंडर्ड मैप का 2023 एडिशन लॉन्च किया। एक विवादित नक्शा जारी करके भारत के अरुणाचल राज्य को अपना क्षेत्र बताने की गुस्ताखी की। अक्साई चिन को अपना इलाका बताने की भूल की। वो अक्साई चिन जो भारत का अभिन्न अंग है, वो अक्साई चिन जिस पर 1962 की जंग से चीन का नापाक कब्जा है, वो अक्साई चिन जिसे आज नहीं तो कल चीन को छोड़ना होगा। वो पिछले 4000 साल पुराने निकाल लेगा मैप कीजिए। 4000 साल पहले जमीन हमारी थी। अरे भाई 4000 पहले आप ना आप थे ना कुछ था। और उसके बाद में जब वो चाइना जिस हिसाब से जापान के अधीन रहा सारा, वो भूल जाता है फिर वो। और हिंदुस्तान के साथ उसका ये जो अक्साई चिन के साथ और ये जो अरुणाचल वगैरह के साथ इसका जो चल रहा है विवाद, वो सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि वो एक कॉरिडोर चाहता है वार्म वाटर पोर्ट की। वो बर्मा और उधर से होके ये वार्म वाटर पोर्ट दोनों तरफ से जो है उसको एंट्रेंस मिल जाए। ये उसकी आकांक्षा है, वो उसकी पूरी नहीं होंगी। वो बीते जमाने की बात है जब चीन पर भारत आंख बंद करके भरोसा कर लेता था। लेकिन 2017 में डोकलाम और 2020 में गलवान चैप्टर के बाद सब कुछ बदल चुका है। इन 2 बड़ी झड़पों के बाद जमीन से लेकर आसमान और महासागर तक चीन की हर हरकत पर भारत की पैनी नजर है। चीन को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अभी ये कुछ दिन पहले आपको तस्वीर हमने दिखाई थी और हमने क्या दिखाया था कि प्रधानमंत्री फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी उससे बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्या हाल है उनका पूरी दुनिया में। क्योंकि हम यहां पर चंद्रयान की कामयाबी के बाद दिखाई दे रहे थे और चीन यहां पर अपने सबसे बड़े रियल एस्टेट ग्रुप के बैंकरप्ट होने के बाद दिखाई दे रहा था। लेकिन सोच भी बैंकरप्ट तो रहेगी ना। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर इस तरह की हरकत की हो। इसी साल अप्रैल में क्या हुआ था वो भी आपको बताते हैं। तब चीन ने एक तरफा रूप से अरुणाचल प्रदेश में 11 भारतीय स्थानों का नाम बदल दिया था। चीनी, तिब्बत और पिनियन भाषा में नामों की लिस्ट जारी कर दी थी। इसमें मैदानी इलाके, रिहायशी इलाके, नदियों और पहाड़ों की चोटियों को शामिल किया गया था। इसी तरह से साल 2017 में और आज 17 में 6 और 2021 में 15 स्थानों के नाम बदले थे। हालांकि तीनों ही बार नई दिल्ली ने चीन के इन दावों को मजबूती से खारिज कर दिया। अब सवाल यह है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन बार बार ऐसी हिमाकत क्यों करता है? क्या इसके पीछे उसकी यह सोच है कि भारत हर वैश्विक मंच पर उस पर भारी पड़ने लगा है? क्या उसे यह लगता है कि चीन के खिलाफ हर एक चक्रव्यूह में हिंदुस्तान एक बड़ा रोल अदा कर रहा है? या फिर यह सोच है कि चीन आने वाले दिनों में आर्थिक तौर पर भी भारत से पिछड़ सकता है? ये रिपोर्ट देखें। आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया था। यकीनन दिल्ली से की गई इस घोषणा की गूंज बीजिंग तक भी सुनाई दी होगी। वो पड़ोसी देश जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो मुल्क जो इस वक्त मंदी की कगार पर खड़ा है, वो देश जिसे आर्थिक मोर्चे पर एशिया में ही अब भारत से सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। चीन की अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार दूसरे वर्ष तेज गति से आगे बढ़ रही है। इस वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7% वृद्धि दर होने का अनुमान है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था में महज 3%।
ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की Baa3 रेटिंग को बरकरार रखा है, तो इसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की मार के बाद चीन की अर्थव्यवस्था सबसे खराब दौर में है। भारत ने ट्रेड और ट्रांसपोर्ट से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को बेहतर किया है, जबकि चीन में बेरोजगारी चरम पर है और चीन ने बेरोजगारी के आंकड़े भी जारी करना बंद कर दिए हैं। चीन भारी कर्ज के बोझ तले दबा है, जबकि हिंदुस्तान अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुका है। चीन से निवेशक धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं, तो भारत 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। चीन की ताकत घट रही है, भारत की शक्ति बढ़ रही है, दुनिया भी ये बात मान रही है। ऐसी कई तस्वीरें हाल में आई हैं जो इसे सच साबित करती हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में जब जिनपिंग रेड कारपेट पर पहुंचे, ये देखिए, तो उनके एक सहयोगी को वहां तैनात सुरक्षा अधिकारियों ने रोक लिया, बल्कि कई बॉडीगार्ड्स को एक बॉडीगार्ड ने, जो कि वहां का था, उसे रोक दिया, उसके साथ धक्का मुक्की की, उसे अंदर जाने नहीं दिया। जिनपिंग बार बार मुड़कर देखते रहे, फिर अकेले ही चलने लगे। प्रधानमंत्री मोदी जब ब्रिक्स के मंच पर पहुंचे तो उनका रेड कारपेट वेलकम हुआ। भारत के प्रतिनिधियों के साथ मेहमानों की तरह व्यवहार हुआ। चीन की नक्शे वाली बौखलाहट के पीछे ऐसी एक नहीं कई वजह हो सकती हैं। हालांकि भारत में अब इस नक्शे पर सियासत तेज है। उससे पहले, सियासत की बात करने से पहले आपको ब्रिक्स की एक और एग्जांपल देते हैं। ब्रिक्स में जो बिजनेस समिट हुई थी, वहां पर भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक दिशा रखी। भारत ने बताया कि भारत इज इंडिया डेस्टिनेशन नेक्स्ट, और जिनपिंग साहब वहां से कन्नी काट गए, आए तक नहीं। लेकिन अब बात करते हैं सियासत की, जो कि शायद इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो बीजेपी ने भी कांग्रेस को जवाब दिया है। हाल ही में पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। बताया गया कि पीएम मोदी ने एलएसी को लेकर सख्त लहजे में बात की। इस मुलाकात के सिर्फ 4 दिन बाद चीन ने एक नक्शा जारी किया, अरुणाचल और अक्साई चिन को अपना इलाका बताया। ये कैसा सख्त लहजा है कि चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसा मुल्क जिसने अवैध तरीके से भारत की सरजमीन के ऊपर घुसपैठ की है, कि जब उनकी मेहमान नवाजी दिल्ली में होगी तो भारतवासियों के दिल के ऊपर क्या बीतेगी, सरकार को इसके बारे में बहुत पैने तरीके से सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा, देश का सम्मान और देश की एक एक इंच जमीन सुरक्षित है, इसकी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2019 से अरुणाचल के जो सांसद हैं भाजपा के तपीर गांव, उन्होंने संसद तक में कहा है कि वहां पर 50-60 किलोमीटर के अंदर तक चीन ने कब्जा किया है, गांव बसा लिया है। सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती। मुझे लगता है कि भारत को जवाब देना आता है। पहले भी लद्दाख की सीमा पर उनको खदेड़ा है हमने। चाइना के प्रीमियर को मिलकर आए हैं और उसके बाद ये चाइना का मैप आता है, करो सर्जिकल स्ट्राइक हिम्मत आए तो चाइना पर। वैसे इस पूरे विवाद पर अब से थोड़ी देर पहले भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया। भारत ने चीन के नक्शे पर कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि राजनयिक चैनलों के माध्यम से चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन के ऐसे कदम सीमा विवाद को हल करने के मुद्दे को और मुश्किल बनाएंगे। लेकिन सवाल यही है, क्या चीन सुधरेगा? इतिहास में इसका जवाब धोखा रिटर्न से। लेकिन चीन के बाद अब बात करते हैं उनके पार्टनर की। वो पार्टनर जो चीन के साथ होने की वजह से गुर्बत और कंगाली में है। इनका भी हाल कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इमरान खान की हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ी आज 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर एक गुड न्यूज है और दूसरी बैड न्यूज। पहले इमरान की गुड न्यूज बताते हैं, जिसपे ग्रीन डॉट दिखाई दे रहा है। तोशखाना केस में इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 साल जेल की सजा पर रोक लगा दी है। बैड न्यूज यह है कि राहत के बाद भी वो जेल से बाहर नहीं आ रहे। साइफर केस में उन्हें जेल में ही रहना पड़ा, क्योंकि मामले में वो 30 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पर हैं। साइफर केस क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। आज जब तोशखाना केस में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, कोर्ट से लेकर अटक जेल तक हलचल तेज थी।
इमरान खान की बेगम बुशरा बीवी भी जेल के बाहर पहुंची थी, लेकिन पल भर में कैसे सब कुछ बदल गया इस रिपोर्ट में देखा। इमरान खान साहब की सजा को मुअत्तल कर दिया गया है। तोशाखाना का फैसला सस्पेंड हो चुका है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बुशरा बीवी का काफिला अटक जेल पहुंच चुका था। बुशरा बीवी को किसी भी पल इमरान के जेल से बाहर आने का इंतजार था। इमरान की बहन भी कोर्ट रूम में मौजूद थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाहर हलचल बढ़ने लगी थी। कोर्ट के बाहर इमरान समर्थकों की भीड़ जमा थी। सबको उम्मीद थी कि किसी भी पल नियाजी जेल से बाहर आने वाले हैं। तोशाखाना केस में राहत देते हुए हाईकोर्ट ने इमरान खान की 3 साल की सजा पर रोक लगा दी। पीटीआई समर्थकों में खुशी की लहर तोड़ गई और कोर्ट के बाहर नारेबाजी तेज हो गई। इमरान खान की लीगल टीम ने भरोसा जताया कि अब जल्द इमरान जमान पार्क वाले घर पहुंचने वाले हैं। इमरान के समर्थकों की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। इमरान खान को तोशाखाना केस में तो राहत मिल गई, लेकिन साइफर केस के चलते वो सलाखों से बाहर नहीं आ सके। साइफर केस में इमरान 30 अगस्त तक जुडिशियल रिमांड पर है। बुधवार को उनकी कोर्ट में पेशी है। दूसरी तरफ तोशाखाना केस में इमरान को राहत की शहबाज शरीफ ने निंदा की। उन्होंने कहा कि सजा सस्पेंड हुई है, माफ नहीं। अब इंतजार 30 अगस्त का है, जब साइफर केस में इमरान की पेशी होगी। उसके बाद तय होगा कि वो जेल में ही रहेंगे या बाहर निकलेंगे। इमरान खान जेल में रहते हैं या बाहर आते हैं, इसका फैसला कोर्ट करेगा या फौज? सवाल में ही जवाब दिया। तोशाखाना केस के बाद जिस साइफर केस में इमरान पर शिकंजा कसा है, अब आपको बताते हैं वो मामला क्या है। पहले आपको साइफर शब्द का मतलब बताते हैं। साइफर को आसान शब्दों में समझा जाए तो ये डिप्लोमैटिक केबल है। डिप्लोमैटिक केबल दो देशों के अधिकारियों के बीच संवाद का जरिया है। ये बातचीत कोड वर्ड्स में होती है, जिसे बाद में डिकोड साइफर किया जाता है। इमरान खान मामले में अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी डोनाल्ड लू और अमेरिका में तब के पाकिस्तानी राजदूत असद मजीद के बीच डिप्लोमैटिक केबल पर बात हुई। इमरान खान उस वक्त प्रधानमंत्री थे। बातचीत में अमेरिकी अधिकारी ने इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए कहा था। अप्रैल 2022 में अपनी सरकार जाने के बाद इमरान ने साइफर यानी डिप्लोमैटिक केबल के जरिए की गई बात को सार्वजनिक कर दिया। यह गोपनीयता अधिनियम के तहत अपराध था और इसी मामले में आज वो जेल में बंद है। सोचिए जरा, बॉल टैंपरिंग से लेकर केबल टैंपरिंग तक। आखिरकार आज राहत मिलने के बाद भी इमरान खान आज जेल से बाहर नहीं आ पाए। हालांकि जेल में वो पूरी शान और शौकत के साथ आ रहे हैं। सलाखों के पीछे भी उन्हें बेहतरीन सुविधाएं मिल रही हैं। इमरान को देसी घी में बना मटन और देसी चिकन परोसा जा रहा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट के जरिए इसका खुलासा हुआ है। मुकद्दर हो तो पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम मियां इमरान खान जैसा जेल में भी नियाजी का जलवा है। सलाखों के पीछे भी ख्वाहिशों का जैसे दस्तरख्वान सजा है। पूरे पाकिस्तानी मीडिया में इमरान खान को जेल के भीतर मिल रहे देसी चिकन और देसी घी में पके मटन की चर्चा है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में इमरान खान को जेल में मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान को 9 बाय 11 फीट साइज के बैरक में रखा गया है। बैरक में 21 इंच का टीवी लगा है। हर दिन पढ़ने के लिए अखबार दिया जाता है। इसके अलावा बेटर क्लास कैदी होने के नाते इमरान खान को नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट और दही दिया जाता है। दिन रात के खाने में ताज़ा फल, सब्जियां और दालें मिलती हैं। बैरक में मैट्रेस, एयर कूलर, 4 तकियों के साथ मेज कुर्सी भी दी गई है। रोजाना कपड़ों की सफाई के लिए स्टाफ भी दिया गया है। इमरान को जेल में रहकर भी वो सब मिल रहा है, जेल के बाहर होकर भी जो पाकिस्तानी अवाम की पहुंच से कोसों दूर है। इमरान को देसी खाना मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, ये खबर है।
लेकिन चिंता की खबर वो होगी जब इमरान को जेल का खाना पसंद आने लगेगा, थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहरहाल थोड़ा देसी घी पाकिस्तान के वहां से लौटते हैं और कुछ अपने देश की बातें करते हैं। फिक्र में अब अगली खबर फिक्र की नहीं है, बल्कि एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। अब तक हम आपको बताते रहे कि पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, सीएनजी पीएनजी महंगा होता जा रहा है, लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो जानकर आप पूछेंगे क्या यह मुमकिन है? तो आगे बढ़े, डिटेल में सब बताएं। उससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सुनिए। 100% इथेनॉल टू व्हीलर में चलेगा, ऑटो रिक्शा में चलेगा, बसेस हमारे यहाँ थी, अब ये कार आई है, तो ये 25 रुपये 20 से 25 रुपये पर लीटर एवरेज हिसाब से पेट्रोल की कीमत आएगी। तो ये 25 रुपये 20 से 25 रुपये पर लीटर एवरेज हिसाब से पेट्रोल की कीमत आएगी। क्या है मामला? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस दावे ने आपकी दिलचस्पी बढ़ा दी होगी। ये कैसे होगा? पेट्रोल के दाम 20 से 25 रुपए प्रति लीटर हो जाएंगे। तो आज हम आपको बता दें कि ये एथनॉल क्रांति है जो आज शुरू हो गई है। भारत में पहली बार 100% एथनॉल से चलने वाली प्रोटोटाइप कार लॉन्च कर दी गई है, यानी एक ऐसी कार जो पूरी तरह से एथनॉल पर चलेगी। ये टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है जो दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार है। ये देखिए जरा, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो हैं आपके सामने। मतलब ये गाड़ी बैटरी के साथ 100% एथनॉल पर भी चलेगी। चार्जिंग खत्म होते ही कार एथनॉल पर चलने लगेगी और उस दौरान बैटरी खुद ब खुद चार्ज होने लगेगी। आपको दिखाते हैं और समझाते हैं एथनॉल से चलने वाली ये कार आखिर कैसे चलेगी। और ये देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार, इलेक्ट्रिक कार है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है और इस कार का प्रोटोटाइप आज हिंदुस्तान में लॉन्च हुआ है। ये प्रोटोटाइप इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि मैं बताऊं कि अभी इसका सारा मैकेनिज्म तैयार हो गया है और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की सड़कों पे ये दिखेगी। इस कार की खासियत अगर हम बताएं, एक बार इंटीरियर दिखाना चाहूँगा। कैमरा पर्सन हरीश प्लीज़ आएँ एक बार। और ये देखिए, ये इनोवा कार की जो खासियत होती है वो तमाम खासियतों से लैस है ये कार और पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इसमें इथेनॉल का भी प्रयोग किया गया है। ये कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मीटिंग BS6 स्टेज 2। आम लोगों को अगर हम समझाएं कि फ्लेक्स फ्यूल कार किसको बोलते हैं? फ्लेक्स फ्यूल आम भाषा में ये होगा कि आपकी इच्छा एज कंज्यूमर कि आप पेट्रोल यूज करें जो कि मिल रहा है या फिर आप इथेनॉल यूज करें, कोई भी मिक्सचर में करके। फ्लेक्स मींस फ्लेक्सिबल, फ्यूल मींस फ्लेक्सिबल, फ्यूल मींस या तो पेट्रोल यूज कर लीजिए या इथेनॉल यूज कर लीजिए या मिला के कुछ भी यूज कर लीजिए। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। आज से कुछ महीने पहले नितिन गडकरी जी का हमने एक गाड़ी में इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या एथनॉल से चलने वाली गाड़ी का इंजन जल्दी खराब होता है? तो उन्होंने कहा यह अफवाह फैलाई जाती है, ये सब झूठ है, कोई रिसर्च ऐसी नहीं है। हालांकि टोयोटा को एक बात सोचनी पड़ेगी, उनकी नॉर्मल गाड़ियों की सेमीकंडक्टर चिप की वजह से इतनी वेटिंग है, तो ये तो कितनी मिलेगी, सोचना पड़ेगा उसको। आपने एक शब्द सुना, फ्लेक्सी फ्यूल, यानी वो कार जिसे आप बैटरी से भी चला सकते हैं, पेट्रोल से भी चला सकते हैं, एथनॉल से भी चला सकते हैं और इसी एथनॉल की कीमत 15 से 20 रुपए प्रति लीटर होगी। वैसे आपको बता दें कि अभी पेट्रोल में 11% तक एथनॉल मिलाया जाता है और 2023 में जितनी भी गाड़ियां आप खरीद रहे हैं वो एथनॉल मिले हुए पेट्रोल से चलने लायक हैं। इस पेट्रोल पंप की संख्या देश में 1900 से ज्यादा। 2025 तक पेट्रोल में 20वीं तक एथनॉल मिलाया जाएगा, यानी फ्यूल में 80% पेट्रोल, 20% एथनॉल होगा, जिसे E20 पेट्रोल कहा जाएगा। फिलहाल देश में एथनॉल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर। अब भारत सरकार का लक्ष्य 100% एथनॉल से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना है और आज वही कार लॉन्च की गई है। अब आपके मन में कुछ सवाल होंगे, उसका भी जवाब दे देते हैं। अब सवाल नंबर 1 ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल, गाड़ी की कीमत क्या होगी? अभी तय नहीं है, पेट्रोल, डीजल, CNG से ज्यादा हो सकती है, खासकर तब
क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स ऑलरेडी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से महंगी होती है। दूसरा सवाल, एथेनॉल कहां मिलेगा? पेट्रोल पंप पर ही मिलेगा, कई चरणों में प्लान लागू होगा, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर तीसरा सवाल, क्या एथेनॉल से गाड़ी चलाना सस्ता होगा? पेट्रोल 10 से 11 रुपए प्रति किलोमीटर, डीजल 8 से 9 रुपए प्रति किलोमीटर, सीएनजी 6 से 7 रुपए प्रति किलोमीटर, एथेनॉल 5 से 6 रुपए प्रति किलोमीटर। जाहिर तौर पर सस्ता होगा। चौथा सवाल देखिए जरा, एथेनॉल वाली गाड़ी से क्या फायदा होगा? एथेनॉल से पोल्यूशन कम होगा, फिर 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होगा और सस्ती भी होगी चलाने में। पांचवा सवाल, क्या एथेनॉल वाली गाड़ी ज्यादा गर्म होगी? पेट्रोल वाली गाड़ी के मुकाबले बहुत कम गर्म, इंजन की लाइफ बढ़ेगी, यह भी कहा जा रहा है। इंजन को नुकसान नहीं पहुंचेगा, यह बहुत बड़ा भ्रम है। एथेनॉल से लेकर सरकार का दावा है कि इससे तेल आयात पर खर्च कम होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। इजराइल ने इलेक्ट्रिक कार्स इसलिए शुरू की क्योंकि उसकी अरब देशों के ऊपर ऑयल को लेकर डिपेंडेंस कम हो जाए। भारत हर साल 16 लाख करोड़ का तेल आयात करता है, लेकिन इससे न सिर्फ सरकार और आम लोगों को फायदा होगा, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। कैसे होगा ये हम आगे बताएंगे, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक और दावा आप देखिए। तो देश में इथेनॉल की इकोनॉमी पेट्रोल का समाप्त करेगी और गांव में किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल जो ग्रीन फ्यूल है, जिससे प्रदूषण नहीं होता है, जिससे गांव में रोजगार निर्माण होंगे, किसान समृद्ध संपन्न होगा, वो नए युग की शुरुआत इससे। तो देखिए फायदे कितने हैं। पहला, क्लाइमेट, सबको पता है किस तरीके से उसको फायदा होगा। दूसरा, इकोनॉमी, सस्ता पड़ेगा, गाड़ी भले ही थोड़ी महंगी हो लेकिन पेट्रोल और डे टू डे खर्च सस्ता हो सकता है। तीसरा, सरकार के लिए सस्ता होगा। चौथा, किसानों को फायदा होगा। अब आपको बताते हैं कि एथेनॉल होता क्या है और कैसे यह देश के किसानों की आमदनी बढ़ा देगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरूर। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है। एथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल, डीजल के मुकाबले सस्ता होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि एथेनॉल प्रदूषण कम करने में बहुत कारगर फ्यूल है। एथेनॉल फ्यूल की खास बात यह है कि यह गन्ने के रस, चुकंदर, सड़े हुए आलू, ज्वार, बांस, मक्का और सड़ी हुई सब्जियों से तैयार किया जाता है। आपको याद होगा सैनिटाइजर के टाइम पर इसका बड़ा जिक्र हुआ था। इससे निकलने वाले स्टार्च और शुगर का फर्मेंटेशन किया जाता है और फिर तैयार होता है एथेनॉल। इसी एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि अमेरिका और ब्राजील दोनों मिलकर दुनिया के कुल एथेनॉल का 84% बनाते हैं। अब भारत भी इस रेस में शामिल है क्योंकि इसके कई फायदे हैं। गाड़ियां भी चलाई जा सकती हैं, पैसे भी बचाए जा सकते हैं और पर्यावरण को होने वाला नुकसान भी कम किया जा सकता है। देश में नए मॉडल की बन रही सभी गाड़ियों में एथेनॉल से बने पेट्रोल का उपयोग हो सकेगा। बकायदा वो गाड़ियां इसके लिए सर्टिफाइड हैं। अब फिक्र आपकी में देश के 33 करोड़ परिवारों के लिए राहत देने वाली खबर। आज मोदी सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें घटा दी हैं और यह बहुत अच्छी खबर है। रक्षाबंधन से ठीक पहले कल से घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हो जाएगा। इसका फायदा सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा, लेकिन उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यानी उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए रसोई गैस सिलेंडर पर कुल 400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। मोदी सरकार के फैसले का क्या मतलब है, इसे देख लीजिए बात। दिल्ली में अब तक एलपीजी सिलेंडर करीब 1103 रुपए में मिलता था, अब 200 रुपए कम होने के बाद 903 रुपए में मिलेगा। सरकार के इस फैसले का फायदा 33 करोड़ परिवारों को होगा। सरकार पर करीब 7,680 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार के इस ऐलान को प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को रक्षाबंधन गिफ्ट बताया। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि यह प्रधानमंत्री की ओर से रक्षाबंधन और ओणम पर देश की बहनों को उपहार है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की इस पोस्ट को प्रधानमंत्री मोदी ने रीपोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने इस बड़े फैसले पर क्या कहा, आपको खुद देखना चाहिए। रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी, उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है।
केंद्र सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्रियों ने क्या कहा, आपको खुद देखना चाहिए। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर देश की करोड़ों बहनों के लिए भाई नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी सौगात, एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि 33 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम कर दिए गए। हर रक्षाबंधन पर बहन की एक इच्छा रहती कि भाई कोई ना कोई सौगात दे, तो ये शगुन देने के लिए नरेंद्र भाई का आभार। इसका स्वागत हुआ है देश में। ये निर्णय क्या है? पहली बात तो जो गैस का सिलेंडर आज तक 1100 रुपए का बिकता था, उसका दाम कंपनियां जो हैं 200 रुपए कम कर देंगी। अब आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले का आपके बजट पर क्या असर पड़ेगा, किस शहर में कितना सस्ता होगा। ध्यान से देखिए, दिल्ली में अभी एक सिलेंडर 1103 रुपए में मिलता है। 200 रुपए कम होने के बाद अब ये 903 रुपए में मिलेगा। वहीं मुंबई में अभी ये 1102 रुपए 50 पैसे में मिलता है, अब इसकी कीमत वहां 902 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। कोलकाता की अगर बात करें तो रसोई गैस सिलेंडर 1129 रुपए का है, यानी ये अब वहां 929 रुपए का हो जाएगा। चेन्नई में 1118 रुपए 50 पैसे का एक गैस सिलेंडर है, जो इस सब्सिडी के लागू होने के बाद 918 रुपए 50 पैसे का हो जाएगा। मोदी सरकार के ऐलान से उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थियों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा फायदा होगा। सरकार ने स्कीम के तहत 75 लाख फ्री गैस कनेक्शन भी देने का ऐलान कर दिया है। उज्ज्वला स्कीम के तहत अभी हर सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। सरकार ने आज 200 रुपए की सब्सिडी बढ़ाई है, यानी अब उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को 400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह दिल्ली में अभी जो सिलेंडर 1103 रुपए का है, वो अब उज्ज्वला स्कीम के तहत 703 रुपए में मिलेगा। स्कीम के तहत सब्सिडी लेने वाले लोगों की संख्या 9 करोड़ 60 लाख है। 75 लाख नए कनेक्शन मिलने के बाद लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। रक्षाबंधन से ठीक पहले केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मोदी जी ने रक्षाबंधन व ओणम के पावन अवसर पर देश की माताओं बहनों के लिए घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस फैसले से उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर की कुल सब्सिडी अब 400 रुपए हो जाएगी। इससे बदलते वैश्विक परिदृश्य के कारण बड़ी महंगाई से जनता को राहत मिलेगी। साथ ही कैबिनेट ने 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन को भी मंजूरी दी है, जिससे गरीब और जरूरतमंद माताओं को धुएं के अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। इन जन कल्याणकारी निर्णयों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। अक्सर ये जिक्र होता है ना कि जब बात पॉलिटिक्स की होती है कि किस जाति के लिए, किस धर्म के लिए कौन कौन क्या कर रहा है, क्या बातें कर रहा है, लेकिन जब ऐसे फैसले आते हैं तो ये धर्म और जाति से ऊपर होते हैं और इसमें सब कुछ समावेशी होता है। लेकिन विपक्ष है वो कहता है ये दिल मांगे मोर। बात सिलेंडर की सियासत की। हाल फिलहाल सत्ता सिलेंडर राजनीति का जरिया बन चुका है। महंगी रसोई गैस विपक्ष का सबसे बड़े मुद्दों में से एक था, इसीलिए केंद्र सरकार के फैसले को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक झटके में विपक्ष से उनका मुद्दा छीन लिया, जिसे उनके तीखे तेवर से समझा जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट रसोई गैस की कीमतें घटने के बाद आया। इसमें लिखा है, जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाली मोदी सरकार अब माताओं बहनों से दिखावटी सद्भावना जता रही है। 9.5 सालों तक 400 का एलपीजी सिलेंडर 1100 रुपए में बेचकर आम आदमी की जिंदगी तबाह करते रहे, तब कोई स्नेह भेंट की याद क्यों नहीं आई? मोदी सरकार ये जान ले कि 2024 में देश की परेशान जनता के गुस्से को 200 रुपए की सब्सिडी से कम नहीं किया जा सकता। इंडिया से डर अच्छा है मोदी जी। मोदी जी को याद आया बहनों की, याद आया रक्षाबंधन की, और 200 रुपया घटा दिया। कुंबले का सरकार है, 200 से क्या होने वाला है इस देश में? इस बहन को इसके 200 रुपए बचा के 500-700 कम करने चाहिए थे। कर्नाटका के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया महंगाई के कारण, बेरोजगार के कारण, इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई है।
टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने भी तुरंत सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमला किया। उन्होंने लिखा, अभी तो 2 महीने में इंडिया गठबंधन की सिर्फ 2 मीटिंग हुई है और आज हम एलपीजी के दाम 200 रुपए घटते देख रहे हैं। ये है इंडिया कदम। ये इंडिया अलायंस का प्रेशर है। ये बात विपक्ष के ज्यादातर नेता बोले। ये चुनाव की बख्शीश है गरीब लोगों के लिए और छोटी राहत है, और बड़ी राहत की आवश्यकता है। कुछ अजीब बात नहीं है। गैस के सिलेंडर के दाम कम यहां हो रहे हैं और आग विपक्षी खेमे में लगी है। आप सोच रहे होंगे कि विपक्षी नेताओं ने इस तरह की बातें क्यों कही। इसे समझने के लिए हमें विपक्ष की उस राजनीति को समझना पड़ेगा जो पिछले कुछ चुनावों से विपक्षी दलों का बड़ा दांव रहा है। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में महंगे सिलेंडर को मुद्दा बनाया था। कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसे चुनावी दांव बनाने में जुटी है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार गरीबों और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस वादा कर रही है कि उसकी सरकार बनी तो वहां 500 रुपए में सिलेंडर देगी, लेकिन एक साथ 200 रुपए की कमी ने विपक्ष के इस दांव को कमजोर कर दिया है। जनता बोल रही है, अच्छा है चुनाव आ रहे हैं, हमारा ही फायदा हो रहा है। खैर, अब बात उस पॉलिटिक्स की जिसकी शुरुआत एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। एक दिन बाद यानी 31 अगस्त को इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक को लेकर आज कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया है। कांग्रेस ने एक के बाद एक कई पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो पहले ट्विटर था, उस पर डाले हैं। इसकी शुरुआत कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर सुबह 11 बजे हुई। कांग्रेस ने एक शब्द इंडिया लिखकर 32 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो के बैकग्राउंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की स्पीच का छोटा सा हिस्सा था। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा की कुछ तस्वीरें लगाई गई थी। वीडियो से ऐसा संदेश गया जैसे कांग्रेस मुंबई की बैठक से पहले राहुल गांधी को इंडिया अलायंस के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। उन्हें 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस तरह के संदेश ने विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों पे कई सवाल पैदा कर दिए हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर बातें होने लगी। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। सुबह 11 बजे एक्स पर कांग्रेस ने 32 सेकंड का वीडियो राहुल गांधी की आवाज में पोस्ट किया। आवाज के ऊपर राहुल की तस्वीरें थी। बात इंडिया अलायंस की हो रही थी, लेकिन वीडियो में गठबंधन के किसी नेता की कोई तस्वीर नहीं थी। इस वीडियो पर सवाल उठे कि क्या कांग्रेस राहुल गांधी को इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की तरह पेश कर रही है। ऐसे सवालों के 45 मिनट बाद कांग्रेस ने दूसरा पोस्ट शेयर किया। इस बार इंडिया लिखकर विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के चेहरों के साथ एक तस्वीर लगाई गई। इसे कांग्रेस की तरफ से वीडियो पर उठ रहे सवालों को शांत करने की कोशिश माना गया। दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस ने तीसरे पोस्ट के जरिए विपक्षी दलों को एक बार फिर से एकता का मैसेज दिया। इस बार लिखा, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इसी के साथ चुनावी गणित भी समझाया गया। दावा किया गया कि इंडिया अलायंस का वोट शेयर 49% है, जबकि एनडीए का शेयर 41% है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस एक्स पर तीसरे पोस्ट के 45 मिनट बाद कांग्रेस ने चौथा पोस्ट शेयर किया। कांग्रेस ने लिखा, इंडिया अलायंस का लक्ष्य भारत को बचाना है। इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का इस्तेमाल हुआ। साथ ही वीडियो में विपक्षी दलों के नेताओं की तस्वीरें भी लगाई गईं। कांग्रेस ने दोपहर 3:30 बजे पांचवा पोस्ट किया। लिखा था, 2024 में इंडिया गठबंधन एनडीए को हरा देगा। साथ ही अब तक हुई 2 बैठकों की तस्वीरें और विपक्षी नेताओं के बयानों के हिस्से भी लगाए गए थे कि हम कामयाब हो जाएंगे। तीर कमान से निकल चुका था। जब कांग्रेस सोशल मीडिया पर सफाई देती तब तक कांग्रेस के वीडियो के कई मतलब निकाले जा चुके थे। कांग्रेस ही नहीं, टीएमसी, जेडीयू और दूसरी पार्टियां भी अपने अपने नेताओं को के चेहरों के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती हैं। इसीलिए दबी आवाज में कांग्रेस को गठबंधन धर्म की याद दिलाई गई, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने बीजेपी को चुटकी लेने का मौका दे दिया। इंडिया एक विचारधारा है, एक सोच है। सब अपना अपना ईगो, अपना अपना इंटरेस्ट भूल के इकट्ठा हुआ है बीजेपी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। जैसे हमारा पार्टी का स्टैंड ममता बनर्जी जी ने बहुत पहले क्लियर कर चुकी है।
बाकी सबको अगर मिलकर लड़ना है, सबको अपना अपना ईगो, अपना अपना इंटरेस्ट छोड़ के आगे आना पड़ेगा। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। ये बात ठीक है कि कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं और कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता के लिए कहा है इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल के नेता इसको मिल बैठ करके जो भी मुंबई की बैठक में रणनीति बनेगी वो सबके सामने होगा। इंडिया के सारे घटक दलों की राय स्पष्ट है कि इंडिया के नेतृत्व के बारे में, इसके संयोजकत्व के बारे में या इससे जुड़े किसी मुद्दे पर समय पर सभी लोगों की सहमति से निर्णय ले लिया जाएगा। हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। राहुल गांधी का कद देश की जनता पहले कई बार तय कर चुकी है। वीडियो डालने से अगर लोगों का कद बढ़ता और लोग नेता बनते तो कई नेता इस देश में होते। कल ही इसी चैनल ने इसी समय आपको एक स्टोरी दिखाई थी कैसे शिवसेना उद्धव गुट ने एक वीडियो डाला मुंबई की बैठक से पहले और उसमें तमाम जो मीटिंग्स हुई उसके वीडियो डाले गए। अब एक और वीडियो आया है, बल्कि कई और वीडियो आए हैं। वीडियो का सिलसिला चलता रहेगा। टारगेटेड ऑडियंस, सोशल मीडिया पर रीच बढ़ाना है या वहां पर अपनी रीच दिखाना है, यह सोचने वाली बात है। इंडिया अलायंस की बैठक से पहले से एक दिन पहले चल रही इस बयानबाजी के बीच में मुंबई में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मुंबई पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम और दूसरे नेताओं ने सबको रिसीव किया है। फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। इन नेताओं के अलावा मुंबई एयरपोर्ट पर लालू यादव के सैकड़ों समर्थक भी मौजूद थे। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। और अब देखते हैं टॉप 9 खबरें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर बोले केंद्र सरकार समय से पहले करवा सकती है इलेक्शन। मऊ जिले के घोसी विधानसभा उपचुनाव पर सभी दलों ने झोंकी ताकत। अखिलेश यादव ने कहा यहां की जनता के साथ विश्वासघात हुआ, इस बार जरूर सबक सिखाएंगे। सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बंद करने की अपील की। कहा अब ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गया। बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नू हिंसा को लेकर खट्टर सरकार ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा हिंसा की साजिश रचने में कांग्रेस से जुड़े कई लोगों के नाम। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वकील और पुलिस वालों के बीच हुई तीखी नोकझोंक, एक दूसरे से भिड़े। प्रयागराज के खीरी में छात्र की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन, 5 आरोपी गिरफ्तार, थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज सस्पेंड। सचिन सीमा के समर्थन में होने वाली पंचायत आज रोकी गई, पुलिस ने लगाई रोक। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, 21 राज्यों में 2 सितंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं।